तो ना हम देखने वाले हैं आई फ्रेम। ठीक, देखने वाले आई फ्रेम ना। तो मतलब आई फ्रेम में क्या होता है ना, अपने नॉर्मली एक टैग होता है। जैसे आपने एचटीएमएल में देखा होगा, डिव होता है, एचटीएमएल होता है, बॉडी होता है, ऐसा ही। ऐसे ना एक इसमें एचटीएमएल में जब वेब डिजाइनर क्या करता है, कोई वेब डिजाइन करता है, कोई वेबसाइट, तो उसके अंदर वो एक टैग यूज करते हैं आई फ्रेम नाम का। वो आई फ्रेम नाम का टैग इसलिए यूज करते हैं जब उनको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट ऐड करनी हो। मतलब कि मान लो कि मेरी वेबसाइट है समथिंग एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन डॉट आई ओ। ठीक, उसके अंदर मेरे को विकीपीडिया का पेज मेंशन करना है। ठीक, सेरेनियम का कोई पेज मेरे को मेंशन करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो पेज कैसे मेंशन होता है, वो आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर होता है। जैसा कि अभी मैं दिखाऊं, तो मैंने अभी एक पेज क्रिएट किया है। जैसे मैंने कोड लिखा है ये वाला, ये। ठीक, मैंने अपना ये पेज क्रिएट किया। ठीक, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि विकीपीडिया वाला भी पेज दिखे, विकीपीडिया वाला भी पेज दिखे। मैं क्या करूँगा, इसके नॉर्मली कोड में आऊँगा, यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगा आई फ्रेम नाम का। लिखा ये कुछ नहीं आता, आई फ्रेम नाम का टैग कहाँ गया था। एक एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, एस आर सी इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने वेबसाइट का नेम दे दो। एस आर सी है ना, बंद कर देता आई फ्रेम वाले टैग को। इसको सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बॉक्स बन गया ना। ये मतलब अभी हमें वो पेज क्यों नहीं दिख रहा, मालूम है क्यों? क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है। अगर मैं ऐसे किसी डोमेन का नाम देता यहाँ पे, ये दिखता। मान लो यहाँ पे विकीपीडिया का पेज दिख रहा है, तो ये कैसे हुआ मालूम है? मैंने आई फ्रेम नाम का टैग यूज किया है, इसलिए दिख रहा है। ये आई फ्रेम नाम का टैग मैंने यूज किया ना, इसलिए हुआ। अगर मैं एक आई फ्रेम नाम का टैग और यूज करूँ इसमें, तो एक मुझे और दिखेगा। तो दो दिख गया मेरे को। जितने मैं आई फ्रेम का टैग यूज करूंगा वैसे बॉक्सेस बनते चले जाएंगे। अगर ये मेरा मतलब वाइटली अगर मेरा ये पब्लिश होता है ये वाला वेबसाइट, तो मेरे को वहाँ पे दिखता विकीपीडिया का पेज ऐसा कुछ दिखता। ये पब्लिश नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। ठीक, तो आई फ्रेम नाम का टैग जो यूज होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, वेब डिजाइनर को जब कोई नया पेज या फिर कोई नया वेबसाइट इसमें मेंशन करना होता है, तो वो कौन सा यूज करते हैं? आई फ्रेम नाम का टैग। अब जैसे कि अभी यहाँ देखो, एक वेबसाइट मैंने ओपन की है इसमें क्रोम ब्राउजर में। वेबसाइट का नेम है automatenow.io। ठीक, इसके अंदर देखो यहाँ पे इन्होंने दो पेज जोड़े हैं, सेलेनियम ऑटोमेट ब्राउजर्स दैट्स इट, ये वाला एक, और नीचे इन्होंने जोड़ा एक समथिंग ये वाला एंड्रॉइड यूजिंग वाला। अब ये अलग वेबसाइट है और ये देखो आई फ्रेम वाला अलग वेबसाइट है। इन्होंने किया क्या है, अपने ऑटोमेट नाउ वाले वेबसाइट के अंदर इन्होंने दो ऑलरेडी बनी हुई पेज इन्होंने अटैच किया है इसके अंदर। अभी अगर मैं इनको इंस्पेक्ट करूंगा ना, देखोगे तो ये आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर होंगी। इनका देखो, अब अगर मैं ऊपर जाऊंगा, इनका पेरेंट कोई होगा आई फ्रेम। एक मिनट रुक जाना यार बस। देखो हेडर है, नो स्क्रिप्ट है, बॉडी हेड एचटीएमएल, आई फ्रेम, देख रहे हो? इसका पेरेंट आई फ्रेम है। हाँ हाँ, तो मान लो कि मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक, अभी नॉर्मली तो मैं दिखाता हूँ, अगर मैं कोड में रन करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी। अब मेरा टास्क ये है कि मेरे को क्या करना है, ऊपर तो देखा जाए तो ये मेरे को प्रिंट कराना है, सेलेनियम ऑटोमेट ब्राउजर दैट्स इट वाला, ये मुझे प्रिंट कराना है। मैं नॉर्मली इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इसका एक पाथ निकाल लेता हूँ। चलो टेक्स्ट ले लेता हूँ इसका, बड़ा टेक्स्ट है तो कंटेंट्स यूज कर सकते हैं हम। टैग क्या था, H1। गलती क्या की हमने इसमें? अच्छा, एक स्पाथ निकाल लिया मैंने और मैं इसको फाइंड एलिमेंट में डाल देता हूँ। पहले से था यार, चलो ठीक है। ठीक,
और गेट टेक्स्ट में मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, प्रिंट भी कराया ऊपर देखो मैंने ना। अगर मैं कोड को रन करूँ अभी, मेरे पास एक्सेप्शन आएगी। ब्राउजर लॉन्च हुआ, ये सब किया इसने, और कंसोल में देखो ना एक्सेप्शन आ गई। और एक्सेप्शन देखो क्या आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। मतलब देखो अगर एक्सपाथ में तुम्हें दिखाऊँ अगर, तो एक्सपाथ इसका एकदम करेक्ट है। अगर एक्सपाथ में दिखाऊँ, कंट्रोल सी किया मैंने, F12 FV 1/1 आ रहा है ना, एक्सपाथ तो सही है, फिर भी हमको क्या मिल रही है। अगर तुम्हें लगता है कि वेट का इशू है तो मान लो मैं लगा देता हूँ वो इम्प्लिसिटली वेट ऊपर, ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद मैं यहाँ पे इम्प्लिसिटली वेट लगा देता हूँ। बीस सेकंड का लगा देता हूँ, और क्या होता है टाइम यूनिट, अगर अभी भी कोड को रन करूँगा फिर भी मेरे पास क्या आएगा, 20 सेकंड तक ढूंढेगा, वो नहीं मिला तो क्या कर देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा वो, और तुमको लग रहा है कि वेट का इशू है। एक्सेप्शन देखो सेम आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना। एक्सपाथ भी सही है ना, कोई सिंक्रोनाइजेशन। देखो जो हमारे वेट की इशू होती है ना, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन इशू। तो अगर इंटरव्यू में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन इशू, तो समझ लेना कि वो वेट का इशू बोल रहा है। डायनामिक हो जाता है ना यार, स्टैटिक हो जाता है ना। मान लो एलिमेंट उसे मिला, फिर भी वो 20 सेकंड तक रुकता, लेकिन इम्प्लिसिटली वेट ऐसा वेट है, अगर उसे 20 सेकंड के अंदर मिला, मान लो 10 सेकंड कहीं मिला, वो कोड आगे रन कर देगा, वो 20 सेकंड वेट नहीं करेगा। बट थ्रेड डॉट स्लीप अगर 20 सेकंड तुमने वेट लगाया है, ठीक, उसे एलिमेंट मिला चाहे ना मिला, वो 20 सेकंड तक रुकेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमारी इम्प्लिसिटली वेट जो होती है वो डायनेमिक वेट होती है, और थ्रेड डॉट स्लीप अपनी स्टैटिक वेट होती है। टाइम आउट, हाँ टाइम आउट डॉट करोगे तभी मेथड आएगा इसका। ये रिटर्न क्या करता है, या ये ना सिंडियम का नया वर्जन है इसलिए लाइनिंग में आया, अब मैंने कुछ नहीं किया ये। हाँ क्या बोलो आप, कौन सा वेट, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट वेट, ये कहाँ सा है, वही तो बताया इनको अभी से, वही तो बताया कि वो स्टैटिक वेट होता है। अगर एलिमेंट उससे 10 सेकंड में भी मिला लेकिन वो फिर भी 20 सेकंड रुकता, लेकिन एक ऐसा वेट है, अगर हमने 20 सेकंड लगाया है तो इसे एलिमेंट 10 मिनट में मिल गया तो 10 सेकंड के लौट जाएगा, ये आगे वर्क कर देगा, 20 सेकंड तक नहीं रुकेगा। ये कैसा वेट है। हाँ थ्रेड डॉट स्लीप में देखो हमें मिली सेकंड देना पड़ता है, और इसमें क्या है टाइम यूनिट टाइम का हमारे पास एक इनम है। इनम क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक। तो टाइम यूनिट डॉट करोगे तो आपके पास यहाँ पे मिनट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, डे भी आएगा, और आवर्स भी आएगा। अब आपको जिस यूनिट में टाइम देना है आपको, उस यूनिट में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर मुझे आवर्स देना था, अब ये 20 आवर्स के लिए अप्लाई होगा अगर मैं आवर्स दे दूँ यहाँ पे तो ना, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, अगर हमारे कुछ ऐसे सिचुएशन रहे कि यार हम देख रहे हैं कि हमारे एलिमेंट का एक्सपाथ भी सही है और हमारा वेट का भी इशू नहीं है, बट हम फिर भी हमें क्या मिल रही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये बनती है, जिस एलिमेंट पे हम कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, देखना कि उसका कोई पेरेंट या उसका या वही एलिमेंट या उसका कोई चाइल्ड पेरेंट या फिर कोई एंसेस्टर या फिर कोई डिसेंडेंट जिसका आई फ्रेम नाम का टैग तो नहीं है। मतलब देखो ये H1 वाला था ना, अब जाके चेक करना है इसका कोई पेरेंट या फिर एंसेस्टर आई फ्रेम तो नहीं है। अब मैं जाके ऊपर देखो इसका पेरेंट डिव है, इसका एंसेस्टर डिव है, मैं आगे ऊपर जाके देखूंगा इसके पास आई फ्रेम नाम का टैग तो नहीं है। तो ऊपर देखते चलो देखते चलो देखते चलोगे देखते चलोगे, ये देख रहे हो, ये एलिमेंट जो था एक आई फ्रेम टैग के अंदर था। तो सेलेनियम वालों ने बोला कि अगर आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर है तो आप कोड ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे फाइंड एलिमेंट नहीं कर सकते। पहले आपको इस फ्रेम में जाना पड़ेगा, पहले अपनी वेबसाइट पे आ गए, अब आपको हमारी वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा, फिर आप कोई उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक।
अब इस वाले अगर कहते हैं कि इस वाली वेबसाइट के लिए कोई यूआरएल तो है नहीं, नहीं तो हम private.get फिक्स कर देते, है नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। इन्होंने क्या बोला, अगर आपको किसी फ्रेम के अंदर जाना है, इन्होंने उसके लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए। मेथड है हमारे पास, ड्राइवर करोगे डॉट, मेथड है स्विच टू, रिटर्न कर द टारगेट लोकेटर। ठीक, इसके पास एक मेथड है फ्रेम। अब देखो फ्रेम में आपको 3 मेथड दिख रहे हैं, 3 देख रहे हो फ्रेम, मालूम देखो फ्रेम के ऊपर ए लिखा है, समझते क्या होता है का मतलब, ये मेथड जो है स्ट्रैक मेथड है। ठीक, तो ये मेथड का नेम सेम है बट पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हमारी कौन सी कंसेप्ट आ गई, ओवरलोडिंग वाली। तो यहाँ पे फ्रेम नाम का मेथड ओवरलोड है। अब इंट वाले में क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल फ्रेम हो, अगर हमें काम करना हो तो हम इंडेक्स बेस्ड से काम कर सकते हैं फ्रेम का। अब देखना चाहो, अगर मैं अब कोड को ऑटोमेट करूँ, फ्रेम लगा दिया मैंने, अगर मैं कोड को रन करूँ वो प्रिंट कर देगा। देखो प्रिंट कर दिया। अभी कोई एक्सेप्शन आई मेरे पास नहीं, क्यों, मैं उसके फ्रेम के अंदर गया, फिर मैं उस एलिमेंट पे काम कराया। तो याद रखना कि कोई भी एलिमेंट किसी फ्रेम के अंदर है, पहले हमें क्या होगा, उस फ्रेम के अंदर जाना होगा, फिर उस एलिमेंट पे काम करा सकते हैं जो उस फ्रेम के अंदर है। ठीक, अब मान लो कि मुझे अब मुझे प्रिंट कराना है ऑटोमेट नाउ को। पहले मैंने प्रिंट करा लिया, मेरे को प्रिंट कराना है ऑटोमेट नाउ को। ठीक, अभी इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसका भी एक पाथ निकालता हूँ। टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट होगा तो प्रिंट करेगा। कंटेंट्स यूज कर लो, यहाँ पे वाइट स्पेस बहुत है, मतलब में स्पेस वाइट स्पेस दोनों वर्ड एक ही होता है, वाइट स्पेस। ब्रैकेट लगाना भूल गया। UNTAINS टैग क्या है, स्पैन था। ठीक, आ गया 1 of 1। कंट्रोल C करके एक काम कर लेता हूँ, फाइंड एलिमेंट लिखा है यहाँ पे SOP में, ये फाइंड एलिमेंट यहाँ पे कर लेता हूँ, और एक बार यहाँ से एक्सपाथ फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाके कोड को रन करूँ। अब सोचो क्या आएगा, प्रिंट करेगा, क्यों प्रिंट नहीं करेगा? अच्छा वीडियो देख लियो, मतलब वीडियो देखियो। देखो ना, पहले क्या किया उसने, पहले वो उसने प्रिंट किया, फ्रेम के अंदर जाके प्रिंट किया, फिर वो आया दूसरे एलिमेंट काम ऑटोमेट ना होके। अब ऐसा क्यों हुआ? अब चेक करेंगे यार कि क्या ये एलिमेंट उस फ्रेम के बाहर तो है, तो चेक करेंगे क्या एलिमेंट उस फ्रेम के बाहर है। अगर मैंने इंस्पेक्ट किया, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, अब जाके चेक करना, यही वाला है ना, अब चेक करना कि इसका कोई पेरेंट या फिर इंसिस्टर आई फ्रेम तो नहीं है। जाके चेक करेंगे, अगर कहीं दिखे तो बताना, नहीं तो याद रखना। अब ये को मेन पेज पे है, पहले मैं फ्रेम के अंदर गया, अब ये मेन पेज पे है। अगर तुम्हें फ्रेम से बाहर निकलना है, तुम्हें फ्रेम से बाहर निकलना है, इन्होंने उसके लिए भी मेथड दिया। मेथड का नाम मालूम क्या था? ड्राइवर करना स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। ये मेथड यूज होता है तुम्हारे मेन पेज पे ले जाने के लिए। पहले क्या हुआ, पहला सीन ये था कि पहले हम मेन पेज पे आए, गेट किया हमने, फिर हमारी फ्रेम के अंदर आए, तो हमें फिर से मेन पेज पे जाना है। मेन पेज जाने के लिए क्या करेंगे हम, स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। अब इसका फोकस किस पे आ गया, इस पूरे पेज पे आ गया, न कि पर्टिकुलर इस फ्रेम में था। यहाँ पे सेलेनियम वाला लिखा है इसने। ठीक, अब अभी बताओ क्या मैंने ये लाइन ये 26 पे सही लिखी है?
अब मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए था ना 25 के, यहाँ पे। अब कोड को रन करूंगा, दोनों प्रिंट कर देगा वो। एम्प्टी क्यों आएगा? आ गया ना, प्रिंट कर दिया। ठीक, तो अपने दो मेथड हो गए कौन कौन से? स्विच टू डॉट फ्रेम जीरो वाला, एक फ्रेम वाला। अब ऐसे स्ट्रिंग वाला है, देखो अब ये मेथड क्या था? ओवरलोडेड था। एक में लेता है वो स्ट्रिंग लेता है वो, ठीक है, नाम का मेथड है क्या इसके पास? ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वाला है, और उसने देखो वेरिएबल नाम क्या लिखा है? नेम और आईडी ना। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? अगर तुम जाना उस फ्रेम के पास, अगर आईडी और फ्रेम नाम का उसके पास अगर एट्रीब्यूट है, उस आई फ्रेम वाले टैग के पास, एलिमेंट के पास नहीं, आई फ्रेम वाले टैग के पास। देख रहे हो ना, इस आई फ्रेम वाले टैग के पास अगर आईडी या फिर नेम नाम का एट्रीब्यूट हो तो उसकी वैल्यू देना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे आईडी फ्रेम वन लिखा है ना, तो मुझे एज ए स्ट्रिंग क्या पास करना पड़ेगा? फ्रेम वन। ऐसे तो स्ट्रिंग वाले केस में क्या होता है? आईडी नाम की एट्रीब्यूट वैल्यू या फिर नेम वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करना पड़ता है स्ट्रिंग में। अब ऐसी एक क्या है अपना फाइंड वेब एलिमेंट वाला, उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा हमें? वेब एलिमेंट। मतलब हाँ, इसका एक्स पाथ निकाल लो, आईडी है इसके पास, मान लो आईडी लिख लेना फ्रेम वन, ऐसे निकाल लो। और फिर इसी के अंदर करो टाइप डॉट फाइंड एलिमेंट। ऐसे कर लो, ठीक। चाहे अब सोचो कौन सा अच्छा होगा, इंडेक्स वाला अच्छा होगा, स्ट्रिंग वाला अच्छा होगा, वेरिएबल वाला अच्छा होगा? मेरे हिसाब से स्ट्रिंग वाला अच्छा रहेगा। मालूम है क्यों? यार एक्स पाथ कैसे निकालोगे? उसके पास नेम आईडी ऐसा कुछ यूनिक चीज होगा तब निकालोगे ना। हाँ, अब ना हो पेरेंट चाइल्ड से देखेंगे ना, पेरेंट चाइल्ड से एक्स पाथ निकालेंगे। और इंडेक्स में क्या होता? इंडेक्स इधर उधर हो जाता, फिर तो गड़बड़ हो जाती। फाइंड एलिमेंट भी सही है और नेम भी सही है। हाँ ठीक, तो एक ये था, एक सिनेरियो अपना ये था। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक फ्रेम टैग के अंदर एक फ्रेम टैग पड़ा है, एक फ्रेम टैग के अंदर एक फ्रेम टैग पड़ा है। मतलब अगर मैं कोड को दिखाना कोशिश करूँ, अगर एक सेकंड में HTML कहाँ खुला है? ये खुला। इस फ्रेम टैग के अंदर हम भी एक फ्रेम टैग और बना सकते हैं। बने कहीं पे नहीं बनेगा, डेस्कटॉप पे रखा है यार। ये रहा डमी, इसके अंदर भी एक फ्रेम होगा अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ। कोड सेव नहीं हुआ क्या है? तो एक फ्रेम टैग के अंदर भी क्या होता है? फ्रेम नाम का टैग होता है। अच्छा ऐसा, ठीक। तो मान लो कि मतलब सीन क्या हुआ, एक पेरेंट फ्रेम था, एक चाइल्ड फ्रेम थी ना। अब मुझे काम करना है चाइल्ड फ्रेम के अंदर, मुझे काम करना है चाइल्ड फ्रेम के अंदर। तो मैं ऐसे नहीं आऊँगा कि ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके चाइल्ड फ्रेम का एक्स पाथ या फिर उसका नेम और आईडी मेंशन कर दूँ। नहीं, पहले मैं क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पेरेंट फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो पहले पेरेंट फ्रेम था, मतलब कि मान लो पेरेंट फ्रेम अगर दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा। कॉपी कर लेता हूँ ये वाला कोड। ठीक ऐसे है ना। अब अगर मुझे मान लो इसमें इस फ्रेम के अंदर कुछ एलिमेंट है, इसमें वर्क कराना है मेरे को, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेम था, मान लो नेम, नेम नाम का एट्रीब्यूट यार,
फर्स्ट वो है, मान लो इसका नाम है चाइल्ड फ्रेम समथिंग, और ये इसका भी नेम है पेरेंट नाम है इसका। ठीक, ऐसा कुछ है। तो मुझे काम कहाँ कराना है, चाइल्ड वाले फ्रेम के अंदर। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फ्रेम करके मुझे इस पेरेंट फ्रेम में जाना पड़ेगा, फिर मेथड कॉल करूंगा ड्राइवर डॉट फ्रेम, फिर मैं कहाँ आऊँगा, चाइल्ड फ्रेम के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक बार फ्रेम मेथड कॉल किया और हमने यहाँ चाइल्ड वाला दे दिया, नहीं। तो अगर चाइल्ड फ्रेम में काम करना है तो पहले तुम्हें पेरेंट फ्रेम में जाना पड़ेगा, फिर चाइल्ड फ्रेम के अंदर आओगे। कोड कैसा होता कुछ, मतलब एक फ्रेम पे ऐसे मेथड कॉल किया मैंने, सेम अगर मान लो ये पेरेंट फ्रेम का एक्सपाथ था, अब चाइल्ड फ्रेम पे आते ऐसे, अब कोड काम करता। अब इसमें कोई एग्जांपल है नहीं, मैं दिखा देता ना। ठीक, अब मान लो मैं चाइल्ड फ्रेम में काम कर लिया, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो पेरेंट फ्रेम में थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, अब पेरेंट फ्रेम में काम करना है मेरे को। चाइल्ड फ्रेम में मैंने काम किया, मुझे पेरेंट फ्रेम में काम करना है। तो कैसे करोगे, तुम सोच रहे हो कि फिर से ये वाला कॉल करके फिर से कॉल कर लेते। अब ये ढूंढने का क्या मालूम है, ये ढूंढेगा कि उस चाइल्ड फ्रेम के अंदर कोई चाइल्ड तो नहीं है। वो ये नहीं सोचा कि तुम पेरेंट फ्रेम पे जा रहे हो, वो ढूंढेगा कि इस चाइल्ड फ्रेम के अंदर कोई चाइल्ड तो नहीं है। अगर तुम्हें पेरेंट फ्रेम के अंदर जाना है, इन्होंने क्या किया, उसके लिए भी मेथड बनाया। मेथड का नाम क्या है, डॉट करोगे पेरेंट फ्रेम, ये होता है पेरेंट फ्रेम पे मूव करने के लिए। अब एक चीज यहाँ पे ये सोचो कि यार इसमें ये आर्गुमेंट क्यों नहीं ले रहा, इसको भी एक्सपाथ आईडी लेना चाहिए था ना, ये ऐसा क्यों नहीं ले रहा, सोचो एक बार। तो ले लिया होगा, क्योंकि एक बार हमने उस फ्रेम में गए थे इसलिए। लेकिन एक बार ये सोचो कि एक पेरेंट फ्रेम था, एक चाइल्ड फ्रेम था, उसका भी चाइल्ड फ्रेम था, और हम उस पे हैं, और मुझे जाना है एकदम पेरेंट वाले फ्रेम पे, मैं कैसे जाता। उसके पेरेंट को हाँ, पहले उसके पेरेंट है, फिर उसके पेरेंट, फिर उसके पेरेंट, ऐसे जाते। ठीक, पेरेंट फ्रेम में काम कर लिया मैंने, अब मुझे फिर से मेन पेज पे आना है, फिर क्या करूंगा, अब ये डिफॉल्ट कंटेंट वाला मेथड लगाऊंगा। फ्रेम यही है बस, और सर अगर एकदम, उतनी बार मुझे ये मेथड कॉल करना पड़ेगा फ्रेम वाला। और अगर एकदम डायरेक्ट बाहर वाले पेज पे देखो, तुम किसी भी फ्रेम के अंदर हो, तुम्हें एकदम मेन पेज पे आना है, डिफॉल्ट कंटेंट क्या करता है, एकदम मेन पेज पे लेके जाता है। वो कोई भी पेरेंट और इनको नहीं देता, कोई पेरेंट एंसेस्टर कोई भी उसका मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट लाता है कहाँ, मेन पेज पे तुम्हारा फोकस रख देता है। लेकिन पेरेंट फ्रेम वाला है जो उसके ऊपर वाला फ्रेम नाम का टैग होगा उस पर रखेगा पेरेंट फ्रेम का। यही 3 मेथड है अपने, बस याद रखना, पेरेंट। हाँ, कहाँ नहीं जा सकते, बार बार कॉल करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, पहले मतलब हमें उसका फोकस उस वाले फ्रेम से हटाना पड़ेगा, फिर उसका फोकस उसके पेरेंट फ्रेम पे रखेंगे, फिर उसका फोकस उसके पेरेंट फ्रेम से हटाना पड़ेगा, फिर उसका फोकस उसके पेरेंट फ्रेम पे रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करना पड़ता है हमें ना। फ्रेम इतना ही बस। बाकी मैंने कल टास्क दिया था, टास्क में यही था, अगर ये टास्क, और बाकी ये कोड मत देखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए HTML कोड डिजाइन किया था, क्योंकि यार कई वेबसाइट में फ्रेम नाम का टैग मिल नहीं रहा था इसलिए। तो मतलब ये मन में याद रखना कि यार अगर मैं कोड रन कर रहा हूँ और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रही, मेरी एक्सपाथ भी सही है, प्लस पॉइंट ना, वहाँ पे कोई वेट का इशू है, तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही बनती है, तुम जाके चेक करो कि वो एलिमेंट किसी आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर तो नहीं है। अगर है तो ये मेथड अप्लाई करो। बताया ना यार, ये अलग वेबसाइट है, अब अलग वेबसाइट करने के लिए तुम्हें फ्रेम के अंदर जाना पड़ता है। अब वेब डिजाइनर थे, उन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि अगर तुम्हें एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट रखनी है, तुम्हें आई फ्रेम नाम का टैग के अंदर ही उसकी वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अभी ये देखिएगा होस्टिंग नहीं है इसका, जैसे कोई ऐड चलता है application तो ऐड भी हम मोस्ट ऑफ ऐड जो होते हैं वो आई फ्रेम के अंदर होते हैं। यूट्यूब पे में भी मिलेगा आई फ्रेम आप लोग को, जो वीडियोस होते हैं उसके ना, वो आई फ्रेम में भी होते हैं, यूट्यूब पे मिलेगा।
अगर मेरे को ढूंढना है फ्रेम है कि नहीं इसमें, डबल कंट्रोल F करो, /i फ्रेम, नहीं, हाँ है 1 of 4 फ्रेम है इसमें। देखो इसमें है यार, पेरेंट चाइल्ड वाला से प्रैक्टिस कर सकते हो। देख रहे हो आई फ्रेम वाले टैग के अंदर इसका एक चाइल्ड है क्या, फ्रेम। भैया ये देखो सिबलिंग ये दोनों हैं, ऊपर देखो ऊपर। चाहो से यहाँ प्रैक्टिस कर लो, या फिर मैंने कल ग्रुप में इसका लिंक भेजा था इस वाले वेबसाइट, इसमें फ्रेम है। तो मैंने कल ये टास्क दिया था, अगर जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ तो फिर टास्क ये कंप्लीट कर ले। टास्क ये है, पहले आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है IMNA फ्रेम, मैं फ्रेम में हूँ। उसके बाद आपको प्रिंट कराना है ये सेलेनियम ऑटोमेट दैट्स इट वाला, ये प्रिंट कराना है। उसके बाद आपको प्रिंट कराना है आई फ्रेम्स नाम का, ठीक। प्रिंट करने के बाद फिर आपको प्रिंट कराना है इंट्रोड्यूसिंग एंड्रॉयड 12। ये प्रिंट कराने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, ठीक। ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद आपको बैक आना है, 1 मिनट बस। बैक आने के बाद लास्ट में प्रिंट कराना है ऑटोमेट नाउ। आपका टास्क यही है, अगर ये कंप्लीट करो तो फ्रेम क्लियर हो जाएगा, अगर ये टास्क पूरा हो जाए तो, ठीक। और हाँ, काम कर लेना ये विंडो को मैक्सिमाइज करा लेना, क्योंकि तुम्हारे पास 9 एलिमेंट में भी नहीं स्क्रॉल करने की दिक्कत ना है, इसलिए 9 एलिमेंट वो करा लेना। ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद driver.manage.window.maximize कर लेना।